अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दो राय और मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, आज 6 सितंबर का दिन है और आज का दिन पूरी कौम यौम दिफा के तौर पे मनाती है नाजरीन। और इसकी वजह यह है कि 1965 में हमारी मशरकी सरहद पे मौजूद बुज़दिल दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, जहरीत का इर्तकाब किया। लेकिन तारीख शायद है कि उसके बाद फिर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और उसके साथ पाकिस्तान ने अवाम ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि भारत शायद आने वाले कई सालों तक इसको याद रखेगा। नाजरीन, दिफाए पाकिस्तान की इस बेहतरीन मिसाल को हर साल याद रखा जाता है और इसके नतीजे में यकीनी तौर पर जहाँ हमारी मुसल्लह फ़ौज के हौसले बढ़ते हैं, वहाँ पर कौम के अंदर भी एक नया जोश व वलवला देखने को मिलता है। आज का दिन वो दिन है कि जिस हम याद करते हैं उस जंग को और उस जंग के हीरोज़ को, और उससे जुड़ी हम मौजूदा दौर हाज़िर में भी देखते हैं कि पाकिस्तान की सरहदों पे कौन से ख़तरात मंडला रहे हैं। और इससे निपटने के लिए जो मौजूदा क़यादत है वो सियासी क़यादत हो या फिर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत हो, क्या उनसे तकाजा करती है मौजूदा सूरत हाल, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मेरे काबिल एहतराम एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड ज़फ़र जमील साहब। आप 1965 की जंग के एक हीरो हैं, आप उस महाज पे लड़े हैं और बड़े भरपूर तरीके से पाकिस्तान का दिफा किया है। सबसे पहले मैं कर्नल ज़फ़र साहब आप ही की तरफ आऊँगा, कुछ बताइए हमारे नाजरीन को 1965 की जंग और आप किस महाज पे थे और किस तरह वतन अजीज़ का दिफा किया आपने। बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा सा पस मंज़र पेश करना चाहूँगा कि 65 की जंग की वजह तस्मिया क्या थी। दरअसल 1962 में भारत ने चीन से बड़ी शर्मनाक किस्म की शिकस्त खाई, तो उसका गम और उसका ज़ख़म उसके ऊपर मौजूद था। उसके बाद फिर एक और सिलसिला हुआ कि रन ऑफ कच्छ में हमारा एक दलेर ब्रिगेड ग्रुप था, जहाँ पे हिंदुस्तान ने अपने एक पूरे डिवीज़न यानी तकरीबन 3 गुना ताकतवर फ़ौज से हमला किया और हमारे उस बहादुर सिपाहियों ने उस हमले को पसपा कर दिया और जो हमला आवर फ़ौज थी वो शर्मिंदा होकर बाहर चली गई। उसी जंग में मेरा एक कोर्समेट लेफ्टिनेंट अहमद फ़ारूक ख़तलानी भी शहीद हुआ, तो हम उसको अभी भी याद करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा एक और सिलसिला हुआ कि हमने ये जो मकबूजा कश्मीर में 31 अगस्त और 1 सितंबर की रात को जब हमने हमला किया और तकरीबन 6 दिन के अंदर हम छम और जोड़ियाँ हमने जो 2 मकबूजा कश्मीर के इलाके थे वो फ़तह कर लिए, तो उस तनाजुर के अंदर फिर 6 सितंबर को उन्होंने पाकिस्तान पे इंटरनेशनल बॉर्डर वाघा की तरफ से हमला किया। और इस हमले के अंदर जो उन्होंने पूरी कोशिश उनकी ये थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान को हम, जैसा कि उनके जो CNC था तो उसने ऐलान किया था कि मैं लाहौर की जिमखाना के अंदर जो है वो छोटा पैग पीऊँगा, लेकिन अल्लाह पाक ने महज अपने फजल से और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रतमंद अक़दाम से, और जिस तरह मेजर अज़ीज़ भट्टी ने भी BRB नहर के ऊपर दुश्मन की यलगार को रोका, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इस मार्के के अंदर जो है अपनी जो इज़्ज़त है उसको महफूज रखा। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ जगहों पे, कुछ महाज़ों पे हिंदुस्तान ने भी कब्ज़ा किया, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने खेमकरन में और उसके अलावा सुलेमान की सेक्टर के अंदर जो है दुश्मन के जो इलाके के ऊपर कब्ज़ा किया, जिसके अंदर मेजर शब्बीर शहीद निशान हैदर ने अपनी जान
अल्लाह की राह में शहीद कर दी। बहैसियत एक सिपाही के, शाहिद लतीफ़ साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस लड़ाई के अंदर अल्लाह सुब्हानहू ताला की मदद के बाद अगर पाकिस्तान की इज़्ज़त को, नामूस को और बुनियादी सरहदों को जो जिसने अल्लाह ताला ने हिफाजत की है वो पाकिस्तान की एयर फोर्स है। इस एयर फोर्स ने जो है कमाल का मुजाहरा किया और उनके जो जितने भी उनके हमारी सरहदों के नज़दीक जो उनके बेसेस थे, जामनगर, हलबाड़ा, उनको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उनको बिल्कुल नाकारा कर दिया और वहाँ से जो है वो उनके जहाज़ उड़ ही नहीं सके। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 65 की लड़ाई के बाद एयरफोर्स की मेस में था, तो वहाँ से उनके हिंदुस्तान के जो एयर चीफ थे एयर मार्शल अर्जुन सिंह तशरीफ़ लाए और मेरे सामने नूर खान हमारे उस वक्त CNC थे, तो नूर खान से कहा कि पंजाबी में कहा कि नूर खान ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ स्ट्राइक की सी उन्होंने मैं देखना चाहना, आई वांट टू गिव दम शाबाश। तो उन अफसरों ने जिन्होंने उस मार्के में हिस्सा लिया था नूर खान की तरफ देखा। जब नूर खान ने इजाज़त दी तो बनफ़से नफीस एयर मार्शल अर्जुन सिंह ने उनको शाबाश दी। शाबाश दी तो क्यों ना शाहिद लतीफ़ साहब अगरचे मुसल्लह फ़ौज हम तो एक ही समझते हैं और एक है भी सही, लेकिन जाहिर सी बात इसके अंदर भी तो एक डिवीज़न तो है। तो एयरफोर्स की बात हो रही है सर, बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले किया 1965 की जंग में। यकीनी तौर पे कुछ यादें आपने भी कुछ लोगों ने शेयर की होंगे, तो नाजरीन हमारे से शेयर कीजिए सर, क्या वो जज्बा था एयरफोर्स के अंदर और किस तरह महदूद वसाइल के होते हुए भी इतने बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और बड़े बेहतरीन तरीके से किया। देखें, ये जो दिन है 6 सितंबर का, हम इसे यौम दिफा कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तजदीद का दिन है उस अहद और उस जज्बे की जो हमने उसमें एयर फोर्स हो, उसमें हमारी लैंड फोर्सेस हों या हमारी नेवल फोर्सेस हों, हमने जज्बा और वो जो अहद है उसकी तजदीद है आज का दिन, कि जो हमने अपनी ज़मीन के एक एक चप्पे से कर रखा है कि इस पर जो भी कोई बुरी निगाह उठेगी तो हम उसको नोच लेंगे, हम इस पर आंच नहीं आने देंगे। अब बात आती है, ये कर्नल साहब ने जो बात की कि देखें ये जो एयर फोर्स है इसका रोल है अपनी दोनों सिस्टर फोर्सेस जिसमें लैंड फोर्सेस और जिसमें नेवल फोर्सेस हैं, उनके साथ कोऑपरेट करना और उनको हवा में वो शेल्टर प्रोवाइड करने जिसके तहत हवा में से किसी भी थ्रेट के खिलाफ वो लड़ सकें। जी आप पूछना चाहते जी ये देखें। और फिर आपने ये भी देखा कि अब वक्त के साथ साथ जो हवाई आपकी फौज है उसका रोल बिल्कुल एक फैसला कुन रोल बन गया है। आप पिछली कम से कम 2 दहाइयों में कोई ऐसी जंग बता दें जिसमें सिर्फ ज़मीनी अफवाज एक दूसरे से टकराई हों। हमेशा हवाई जो है वो जंग लड़ी जाती है और उसके तहत फैसला कुन मोड़ पर जंग पहुंच जाती है। तो इस हद तक ये अब अहमियत इसने हासिल कर ली है। उसी के मद्देनज़र आपने देखा कि हमने वक्त के साथ साथ हमने चूंकि इस बात को पहचाना और हमें एक बुरा तजर्बा हुआ जब F-16 90 की दहाई में हमने अमेरिका से मज़ीद ख़रीदने चाहे, हमने उनको 658 मिलियन डॉलर भी दे दिए और उसके बाद प्रेसलर अमेंडमेंट यानी हम पर बंदिश लगी। न सिर्फ ये कि हमें उन्होंने जहाज़ नहीं दिए, हमारे वो पैसे भी खा गए और कहा कि इनके बदले में सोयाबीन्स ले लो। ये बड़ा तल्ख तजर्बा था। तो हमारी क़यादत ने यह फैसला किया कि अगर जंग के दौरान हमारे साथ यह ऐसा आलम हुआ तो हम किधर जाएंगे। और यही वो टाइम था जब हमने फैसला किया कि हमें अपना जहाज़ बनाना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना JF-17 बना लिया। और JF-17 F-16 से भी आगे इसकी जो कैपेबिलिटी है वो है।
जो आप बात कर रहे थे यही सवाल मैं करने जा रहा था कि अगरचे हमने अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए खुद फिर कोशिश की, तो आपको लगता है कि इस वक्त जो हमने JF थंडर बना ली है ये वाकई इतना कारामद और इतना मौसर जहाज़ है कि ये F-16 का मुकाबला कर सकता है? देखें, बात ये है ना कि F-16 की जो अप्रोच थी, चूंकि मैं F-16 पायलट सी में से था, इसीलिए मैं JF-17 का चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहा कई सालों तक। ड्राइंग बोर्ड से लेकर इसकी तकमील तक, इसको उस मंजिल तक पहुंचाना, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले करना, मैं इसमें चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चीज़ कर ली जिसका दुनिया को शायबा भी नहीं था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान और चीन मिलकर, असल में तो पाकिस्तान का ब्रेन वेयर था, चीन का तो अपना कोई जंगी तजर्बा भी नहीं था, तो वो वही कर रहे थे जो हम उनको गाइड कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका नाम JF-17 हमने इसलिए रखा, दरअसल F-17 रखा था, यानी F-16 से एक दर्जा ऊपर, क्योंकि ये बीच में एक स्लॉट खाली था। F-16 और F-18 पहले ही अमेरिकन जहाज हैं। तो हमारे कहने पर जब मैंने सजेस्ट किया तो हमारे जो चीनी भाई थे उन्होंने इस चीज़ को कबूल किया। बाद में उन्होंने कहा कि इसके साथ J लगा दिया जाए। J से मुराद जॉइंट फाइटर 17, असल में ये F-17 है, तो इसके साथ जॉइंट लगाया गया ताकि इससे जाहिर हो कि दोनों मुल्कों ने मिलकर ये जहाज़ बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यही चीज़ जाहिर करने के लिए कि हम F-16 से ऊपर हैं, जो चीज़ हमने बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वाकई F-16 से ऊपर हैं। हाँ, ख़ासकर जो आपका ब्लॉक 3 बना है, वही अप्रोच हमने अडॉप्ट की ना। F-16 ब्लॉक 5 था, फिर 15, और अभी जो हमने लेटेस्ट F-16 लिए वो ब्लॉक 52 थे। इसे कहते हैं ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच, कि वक्त के साथ साथ जो भी नई चीज़ आए आप इस जहाज़ में इंटीग्रेट करें, और ये जहाज़ जो है फिर जो लेटेस्ट जहाज़ हैं उनके मुकाबले पे इसको ला खड़ा किया जाए। यही तरीका हमने JF-17 के लिए किया, और इसीलिए JF-17 आज जितने भी जो दुनिया में एयर शोज़ के लिए बुलाया जाता है इसको, वो दुनिया के जो आला तरीन जो रिकग्निशन है वहाँ इसको दी जाती है, इसलिए कि जितने भी लेटेस्ट जहाज के ये हम पल्ला है। सही, दुरुस्त हो गया। थोड़ा सा फिर अगेन आ जाते हैं 1965 की जंग की जानिब। तो कर्नल साहब आप ही की तरफ आऊँगा। यकीनी तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त हमारी मुसल्लह अफ़वाज के जज्बे तो अपने अरूज पे थे, लेकिन कुछ अवाम का जिक्र भी होना चाहिए, और कहा यह जाता है कि हमारी अवाम भी उस वक्त मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी थी। तो अवामी जज्बा जो था उसको भी यकीनी तौर पे आपने उस वक्त महसूस किया होगा, और वो कैसा था, कुछ नाज़रीन को बताइए। मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि उस वक्त अवामी जज्बा जो था ना, अपना एक बेहतरीन तरतीब पे था। और हमें याद है कि जब हम मकबूजा कश्मीर की तरफ से अपनी कार्रवाई करके जब हम सियालकोट सेक्टर में आए, तो पूरी जो दोनों रास्तों पे तमाम जो अवाम हैं, बूढ़े बच्चे जवान, मुख्तलिफ़ चीज़ें लेके, हथियार लेके, मतलब जो उनके अपने हैं डांगे लेके खड़े हुए थे। और उसमें जो है ना, हकीकत में जैसे भी एयर मार्शल साहब ने कहा, जो जंगें जो हैं वो फ़ौजें नहीं लड़ती। हकीकत में जब तक के पूरी कौम उनके पीछे ना हो, पूरी कौम का जज्बा और जज्बा कुर्बानी से शरशार ना हो, तो वो उस वक्त तक फ़ौज नहीं पूरी तरीके से लड़ती। मैं यहाँ पे ये भी ज़िक्र करूँगा कि अयूब खान ने एक बड़ा, यानी बहुत ज़बरदस्त एक रात को उन्होंने, जब ये जंग शुरू हुई तो उसमें उन्होंने तकरीर की, और तकरीर भी शुरू की कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उनके अल्फाज थे कि दुश्मन ने इस कौम को ललकारा है कि जिसकी सलाहियत जो है वो हमेशा से जो है वो बरतर रही है। और हकीकत में मैं बताऊं कि उस रात को हमने जितने हमले किए, अल्लाह पाक ने हमें फ़तह दी, और दुश्मन के जितने भी हमले हमारे ऊपर हुए वो दुश्मन को पसवाई हुई। उसी तनाजुर में मैं चमंडा की टैंकों की लड़ाई, जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ी लड़ाई थी, उसका ज़िक्र ज़रूर करूँगा।
उसके अंदर भी तकरीबन एक हमारा आर्मड ब्रिगेड ग्रुप प्लस ने इंडिया के मायानाज टैंक डिवीज़न को शिकस्त दी और हकीकत में कम तादाद होने के बावजूद उस जज्बे कुर्बानी से शर्शार होते हुए हमारे जो टैंकों के कमांडर, टैंकों के जो क्रू था, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी की परवाह न करते हुए हिंदुस्तान के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। तो इतनी बड़ी कार्रवाई, और उसके अलावा एक और भी, क्योंकि मैं एक तोपखाने के ब्रिगेड के साथ मैं स्टाफ कैप्टन था, तो उसमें इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अम्यूनिशन सप्लाई किया कि एक किसी भी ऐसी लड़ाई के अंदर दूसरी जंगी अजीम के बाद कितना भी अम्यूनिशन जो है वो नहीं हुआ। और हमें इस चीज़ की खुशी है कि उसमें टर्की ने भी हमारी मदद की, इंडोनेशिया ने भी हमारी मदद की, ईरान ने भी हमारी मदद की, और बहुत ही मतलब ये कि पूरी इस्लामी दुनिया की नज़रें जो हैं उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई थी। और पूरा, चूँकि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का किला है, तो इसलिए हर एक की दुआएं और हर एक की ख्वाहिशात इसमें शामिल थी कि किसी तरीके से फ़ौज को, अफवाज पाकिस्तान को फतह हो। अब उसके अंदर यह होता है कि जहाँ तक फ़ौजियों का ताल्लुक़ है, नेवी का, एयर फोर्स का और ज़मीनी फ़ौज का, हम इंतहा बेजिगरी से लड़े। असल में वजह आप अगर मुझसे पूछेंगे कर्नल साहब क्या वजह है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि ज़्यादातर 90% हमारी अफवाज जो है वो मुसलमानों के ऊपर यानी मुश्तमिल है। तो मुसलमान के जो दिल में कलमे का नूर है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यकीनी तौर पे वो बड़ी ड्राइविंग फोर्स थी, और उसी के नतीजे में आप बेजिगरी से लड़े। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा शायद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये ख़तरात आज भी मौजूद हैं, और अगर हम कहें कि 1965 और 71 से ज़्यादा गहरे हो गए हैं तो मेरा ख्याल में आप मुझसे इत्तफाक करेंगे। लेकिन अगर हम बैलेंस ऑफ पावर की बात करें, सब दोनों मुल्क का एटमी ताकतें भी बन चुके हैं, लेकिन पुलवामा के बाद हमने बड़ा मौसर जवाब दिया और हमारी अगेन फिर फ़िज़ाइया ने उनके तैयारे भी गिराया, कैप्टन भी हमने उनका पायलट भी हमने गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि अब हिंदुस्तान भी अपने आप को रीबिल्ड कर रहा है डिफेंस के हवाले से, और फ्रांस से राफेल तैयारा भी उनके पास आ गए हैं। तो आपको लगता है कि बैलेंस ऑफ पावर अब कहीं डिस्टर्ब हो गया है या नहीं? पैरेलल पाकिस्तान भी इस कदर आगे बढ़ चुका है कि अगर दोबारा जहरियत होगी तो हमारे पास भी वसाइल भरपूर हैं और बड़े शिद्दत के साथ हम दोबारा जवाबी कार्रवाई करेंगे। देखें, आपने बिल्कुल सही बात की कि ये सिर्फ 65 की बात नहीं है। ख़ासकर जो हमारी अगली जनरेशन है उसको हमने बाकायदा वो जो चीज़ उन्होंने किताबों में पढ़ी, उस वक़्त तो वो जनरेशन मौजूद ही नहीं थी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ये कहानी सुनी है। हमने वही चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारी मदद की, तो उन्होंने, हम लोगों ने ये कारकर्दगी के ज़रिए बता दी कि अगर हम 65 में आपको वो कारनामे दिखा सकते हैं, जैसे कर्नल साहब ने भी चविंडा में टैंकों की लड़ाई का जिक्र किया कि जंग अजीम दोम के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसी तरह आपको एरियल रिकॉर्ड में भी जो दुनिया का रिकॉर्ड MM आलम साहब ने सेट किया था 1965 में, वो अब भी मौजूद है। 5 जहाज एक ही अटैक में गिराए, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो हमने अपनी जो अगली जनरेशन्स हैं उनको 27 फरवरी को अल्लाह की मदद से ये कर दिखाया कि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, हमारे अंदर आज भी सरफराज रफ़ीकी और MM मालूम मौजूद हैं। अगर कभी ऐसा वक्त आया, जो कि उस एक दिन आया था, तो अल्लाह ने हमारी मदद की और हमने अपनी अगली जनरेशन को ये कर दिखाया। तो आइंदा भी अगर ये वक्त आए तो बेशुमार MM आलम और रफ़ीकी शहीद जैसे पायलट्स हमेशा मौजूद हैं और रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ये जो आपने बात की, ये बैलेंस ऑफ पावर इतना आसान नहीं है चेंज करना। यानी एक तरफ हमने अपना जहाज बना लिया, कोई अमेरिका हमें आइंदा थ्रेट नहीं कर सकता कि वो F-16 रोक लेगा, रोक ले, कुछ भी कर ले। हमने अपना F-16 से भी बढ़कर अपना एक जहाज बना लिया, और जो हमने 27 फरवरी को बाकायदा JF-17 इस्तेमाल किया, ये बाकायदा उस दिन जंग लड़ा, और हमने जो 2 जहाज गिराए, सिर्फ यही नहीं,
उनके ठिकानों पर हमने हमले किए और दुश्मन को बता दिया कि हम में वो पायलट आज भी मौजूद हैं जिन्होंने जामनगर, पठानकोट और इन जैसे रनवेज को उस वक्त तबाह किया था, और आपकी जो एरियल एक्टिविटी है उस पर बहुत भारी बोझ उस वक्त बन के वो साबित हुए थे। तो हम आज भी ये काम कर सकते हैं। और दूसरी बात कि JF-17 हमारा अपना जहाज है। रफाल खरीदने से या एक जहाज लाने से कोई बैलेंस ऑफ पावर तो शिफ्ट नहीं होगा। ये वो कब से लगे हुए, साल हा साल बीत गए, ये पता नहीं कितनी देर लगेगी कि वो जहाज कितने लेंगे, उसको फिर इंटीग्रेट किया जाएगा, ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। ये तो सालों की कहानी है। जबकि हमारे जितने जहाज पुराने हैं वो जूं रिटायर होते हैं, JF-17 से हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं। आपकी एयरफोर्स माशाल्लाह आज भी मॉडर्न है, हाईटेक एयरफोर्स है, जबकि जो इंडियन एयरफोर्स है वो फ्लाइंग कॉफिन से भरी हुई है। ये MiG-21 तो कितने अरसे से उनको फ्लाइंग कॉफिन्स कह दिया गया। लिहाजा हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। माशाल्लाह हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं। जो जंग है वो रस्मी हो या आज की हो या रवायती और गैर रवायती हो, हॉट स्टार्ट हो, कोल्ड स्टार्ट हो, हम इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो मॉडर्नाइज हो गई। हमने AWACS भी ले लिए, हमने एयर टू एयर रिफ्यूलर्स भी ले लिए, हमने BVR मिसाइल्स जो कि रफाल से भी बेहतर और Su-30 के जो मिसाइल्स हैं उनसे भी बेहतर हैं, हमने वो भी ले लिए। तो हमें दुश्मन से ना घबराने की ज़रूरत है और ना ही हमारी आइंदा नस्लों को इनसे डरने की ज़रूरत है। कर्नल साहब आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट अगर हम देखें तो माजी करीब में मुसल्लह अफ़वाज ने मुल्क के अंदर भी शिद्दत पसंद और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक बड़ी भरपूर जंग लड़ी और उस जंग को बड़े भरपूर अंदाज में जीता भी है। तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद जो मुसल्लह अफ़वाज की प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा बेहतर हुई हैं, और अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट होता है तो अब हमारी मुसल्लह अफ़वाज आपको लगता है कि 65 से भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में तैयार है? मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ, और ख़ुशखबरी ये है कि जिस तरीके से पुराने ज़माने के जो बादशाह हैं वो अपनी फ़ौज को जो मुख्तलिफ़ तरीके से ट्रेनिंग करते थे, शिकार पे ले जाते थे, हमारी जो पूरी कौम है वो हम हालत जंग में हैं। हमें जितने भी मतलब ये है कि पिछले ये जो अफ़गान वार की वजह से या और दूसरे जो अवामिल जो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए 5th जनरेशन वार जिन्होंने शुरू की हुई है, तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि हम तो हकीकत में मतलब यह है कि रद्दुल फ़साद हो या अरब ज़रब हो, ज़रब अरब हो, वो तमाम चीज़ें जो है ना उसके अंदर हमें इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई है। न सिर्फ क्योंकि देखें ना, ये वो कौम है जिसने तकरीबन 70 से 75 हज़ार अपने जो सपूत हैं वो इस मुल्क के इस मादर वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिए। तो इंशाअल्लाह ताला जिस जज्बे से अभी यानी हम हमारी मौजूदा हुकूमत भी और हम तैयार हैं, इंशाअल्लाह ताला हमें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपकी वसातत से DG ISPR को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखें, वो मुझसे नहीं मेरे बच्चों के बराबर हैं, कि आपके अगर शहीद हीरो हैं तो जो गाजी हैं वो सुपर हीरो हैं। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि दो सहाबी जो है उनके ज़माने में मुसलमान हुए, उनमें से एक जो जोशीले थे वो शहीद हो गए, दूसरे जो सहाबी थे वो उनसे 1 साल के बाद उनका इंतकाल हुआ। एक सहाबी ने देखा कि जिनका बाद में इंतकाल हुआ वो उनसे पहले जन्नत में चले गए, तो उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह ये क्या? तो आपने फरमाया कि आपने उनकी 1 साल की नमाज़ें नहीं देखी, कि आपने उनके रोज़े और नेक काम नहीं देखे। तो इसी तरीके से जो गाजी हैं, मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने 3 जंगें लड़ी हैं और कैद भी हुआ हूँ। ऑपरेशन ग्रैंड सलैम जहाँ से हमने छमजोड़ियाँ मकबूजा कश्मीर से फतह किया,
पूरी 17 दिन की 65 की लड़ाई, पूरी 71 की लड़ाई के अंदर मैं मिलिट्री पुलिस कमांडर था। और ये भी एक बात बता दूं कि जनरल न्याजी के साथ जनरल अरोड़ा को जो वो उसने अपनी पिस्तौल दी थी उसमें शरीक नहीं हुआ। मैंने कहा मैं नहीं शरीक होता, क्योंकि उस वक्त तो मकसद मेरे अर्ज़ करने का ये सारी बातें बताने का ये है कि हम और ये मौजूदा फ़ौज जो है वो हकीकत में हमसे भी बेहतर है। बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। शायद लतीफ़ साहब इनफैक्ट अगर हम जी कर्नल साहब थोड़ा सा शायद लतीफ़ साहब को भी दोबारा शरीक गुफ्तगू करते हैं। शायद साहब इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी कहा कि दौरे हाजिर में भी पाकिस्तान के लिए ख़तरात कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए हैं, और कहा यह जा रहा है कि इस खित्ते के अंदर एक नई फॉर्मेशन बन रही है। भारत अब कहीं अमेरिका के कैंप में जाके खड़ा है और पाकिस्तान और चीन के रवाबित और ताल्लुकात कहीं अब नई जहत इख्तियार कर रहे हैं, और शायद इस खित्ते के अंदर हमारे कुछ नए दोस्त भी बनने जा रहे हैं। तो ये जो ख़तरात हैं सर, ये कितने कोई संगीन हैं, और फिर अगेन इससे निमटने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी इन प्लेस है कि नहीं है सर? इस हवाले से कुछ बताइएगा नाजरीन को। देखें, आपने कुछ देर पहले कर्नल साहब से जो बात सुनी उसमें बड़ा वजन है। जो उन्होंने कहा कि हम हालत जंग में हैं और हमें अब दहाइयाँ बीत गई। ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर या 5th जनरेशन वॉरफेयर, इसने पूरी कौम को, आपकी मुसल्लह अफवाज को जंग की ट्रेनिंग दी है, और हम जंग लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल रद्दुल फसाद या कोई और ऑपरेशन हो उसमें हम एक्चुअली हम जंग की हालत में हैं। तो जब इस हद तक आपकी तैयारी होगी तो फिर आपको किसी खतरे से डरने की ना ज़रूरत है और ना उसके नीचे आपको दब कर आने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह कल को कोई भी इम्तहान आया तो पाकिस्तान के जो अवाम हैं अपनी मुसल्लह अफवाज को उसमें कामयाब होता देखेंगे इंशाअल्लाह। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमें अपने आप को मुस्तैद रखना है, और ये भी बात बिल्कुल सच है कि मुसल्लह अफवाज के साथ साथ जो कौम है उसका जज्बा भी बुलंद होना चाहिए, क्योंकि कौमों के जज्बे जो हैं वो मुसल्लह अफवाज के जज्बों को मज़ीद बुलंद कर देते हैं। ये 65 की जंग जो है ये इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। तो कौम का जज्बा जब पीछे होगा आपकी मुसल्लह अफवाज के, तो मुसल्लह अफवाज अपना मकसद और अपनी उनका जो एम है ज़िंदगी का, जंग का, वो बखूबी बड़े अच्छे तरीके से अदा कर सकेंगे। कर्नल साहब, इनफैक्ट आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को भी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हम ये कहें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर कोई सबसे बड़ा मसला है और जो जंगों का बायस भी बना है तो कश्मीर का मसला है। और यकीनी तौर पे इस वक्त वहाँ की जो सूरत हाल है वो तकाजा कर रही है कि हम हर हवाले से उनकी मदद करें। तो आपको लगता है कि वो चीज़ें की जा रही हैं जो एक दौर हाजिर में मौजूदा हुकूमत वक्त से या फिर मुसल्लह अफवाज से तवक्को नहीं चाहिए, उसी डायरेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? मैं आपको अर्ज़ करूं कि कश्मीर हमारी, जैसे कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। कश्मीर के बग़ैर पाकिस्तान का जो काफ है वो उसका कोई मकसद नहीं होगा। और जो कुर्बानियाँ कश्मीरी अवाम दे रहे हैं, हम पूरी कौम उनको सलाम पेश करते हैं, सलूट करते हैं। और हकीकत में जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत ने, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने कश्मीर के मुकदमे को पेश किया है, मैं हकीकत में अगर इसी जज्बे से, इसी तरीके से इससे पहले भी अगर कोशिशें की जाती तो वो यकीनन उसमें कामयाबी होती। अभी देखो, हिंदुस्तान, भारत ने कश्मीरियों को 1 साल से लॉकडाउन किया हुआ है। अल्लाह ताला ने इसकी सज़ा पूरी इंसानियत को दी, और उन लोगों को यूरोप में और अमेरिका के अंदर जो है वो उनको कुदरती तौर पे लॉकडाउन हुआ, और अल्लाह ताला ने उस वबा की सूरत में उनको यानी इंतहाई ज़्यादा उनकी कैजुअल्टीज़ हुई। तो ये सारी चीज़ें देखें, मैं आपको एक बात आप याद रखें आपके चैनल की वसातत से, पाकिस्तान 14 अगस्त बतारीख 27 रमज़ानुल मुबारक जो बड़ी रात थी उस वक्त कायम हुआ।
बड़े लोगों ने कोशिश की पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की। पाकिस्तान को कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। और एक बात मैं एक और बता दूं, मैं मजहबी से थोड़ा सा ताल्लुक़ है। एक हदीस हिंद है जिसके अंदर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इलाके से ठंडी हवाएं आ रही हैं, हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 80+, लेकिन अभी भी मैं वर्दी पहनूं तो पाकिस्तान के किसी भी कर्नल से मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। और 3 जंग, एक आखिरी बात मेरी सुनने, 3 जंगों का मैं गाजी हूं। फाइनल राउंड के अंदर इस मुल्क और कौम के लिए, अल्लाह रसूल के लिए मेरी जान हाजिर। बस यही जज्बा चाहिए यकीनी तौर पे। शाहिद लतीफ़ साहब, अगर हम बात आप करें, जिस तरह कर्नल साहब भी जिक्र कर रहे थे कि 1965 की जंग में शायद हमारे दोस्त ममालिक, बिलखुसूस इस्लामी ममालिक हमारी पुष्ट पे खड़े थे, लेकिन आज के सिनेरियो में क्या देखते हैं सर? बड़ी एक मायूस कुन सूरत हाल बहरहाल ये कही जा सकती है कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर वो इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है जो होना चाहिए। और शायद यही वजह है कि शायद इस तरह के मसाइल हो, फ़लस्तीन का मसला हो या कश्मीर का मसला हो, उस तरह दबाव सफारती नहीं पड़ पा रहा इन ममालिक के ऊपर कि जो इस मसले की वजह है बुनियादी तौर पे। तो आपको क्या लगता है इस एरिया में वाकई एक बहुत बड़ा एक खला है जिसको पूरा होना चाहिए और बेहतर अंदाज में एक मुस्लिम उम्मा के अंदर इत्तेहाद नजर आएगा तो तब जाके ये मसाइल हल हो पाएंगे? देखें, ये देखने को खला नज़र आ रहा है, मगर मैं समझता हूँ कि कल को अगर ऐसा वक्त आया तो ये सारे जो हमारे बरादर ममालिक इस्लामी हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। तो इंशाअल्लाह वो हमारे साथ होंगे और उनकी मदद से और अपनी जो हमने सलाहियत पैदा कर रखी है उससे हम लीड करेंगे। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब जनरल असेंबली में बोले तो उन्हें पूरी मुस्लिम उम्मा के ममालिक जो हैं उन्होंने मुबारकबादें दी कि मुसलमानों के जो मसाइल हैं जिस खूबसूरती से उन्होंने उठाए, और जो मगरब में एक एंटी इस्लाम प्रोपेगेंडा का मामला है, फिर जैसे उसको उन्होंने उठाया और अपने जज्बात और एहसासात का यकीन दिलाया, उसका पैगाम उन्होंने दिया, वो पूरी दुनिया ने सराहा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का दुनिया में एक मकाम है और पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी, जब कभी जंग में ऐसा हुआ तो जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ पाकिस्तान ने मुकाबला किया उसका, वो सब पर अयां है। तो मुझे कोई इसमें शक नहीं कि कल को अगर ऐसा मौका आया तो मुसलमान ममालिक ज़्यादातर, बल्कि तकरीबन सब के सब, वो पाकिस्तान के साथ होंगे और पाकिस्तान के साथ किसी भी मुश्किल वक्त में गर्दन से गर्दन मिलाकर चलने के लिए तैयार होंगे। बड़ी अच्छी बात की इनफैक्ट। और इसी पे नाजरीन, यकीनी तौर पे 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान के लिए इस हवाले से बड़ा दिन है कि आज के दिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और इस मुल्क के अवाम ने मिलकर भरपूर अंदाज में इस धरती का दिफा किया। यकीनी तौर पे इस उम्मीद के साथ कि यह मुल्क हमेशा कायम व दायम रहेगा और जो बैरूनी ख़तरात हैं वो जब भी सर उठाएंगे, इस मुल्क की मुसल्लह अफवाज चौकस हैं और उन तमाम ख़तरात को बखूबी अंदाज में नाकाम बनाया जाएगा और ये मुल्क किसी तरह आगे की मंजिलें तय करेगा और तरक्की और खुशहाली का दौर भी एक दिन यहाँ पे ज़रूर आएगा। उसी उम्मीद के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।